आज से करीब 3.5 साल पहले का वो दिन जब एक 7 साल की बच्ची की लाश मिलती है। मेरे साइड में आप वो विजुअल देख रहे हैं, वो 3 साल 7 महीने पहले के हैं, जब एक 7 साल की बच्ची की लाश जो दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और मौके पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल जो है तैनात है यहाँ पर। वहाँ पर मौके पर 112 को जो है बुलाया जाता है और 112 जो है मौके पर पहुंचती है। और उसके बाद जो है एसपी पानीपत तत्कालीन जो उस समय थे और तमाम जो पुलिस का अमला है वो वहाँ पर पहुंचता है, क्योंकि एक बच्ची का शव जो है मौके से मिलता है। पूरी तरह ये जो था मर्डर ब्लाइंड था। पुलिस ढूंढ रही थी कि आखिरकार इसका कातिल कौन है, लेकिन जब उस कातिल के बारे में पता चला तो सभी के जो है होश उड़ गए। यमुनानगर का ये शख्स जो है पानीपत में किराए के मकान पर रहता था और काली माता का भक्त था। पेशे से ये तांत्रिक था और काली माता को खुश करने के लिए इस बच्ची की जो है बलि दे देता है और फरार हो जाता है। पुलिस ढूंढने में लगती है, एक के बाद जो है कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और बंगाल से बाय एयर जो है पानीपत पुलिस उसे लेकर आती है। ये विजुअल जो है उस समय के जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं, जब पानीपत पुलिस उस दरिंदे को लेकर पानीपत जो है लेकर आ रही है और वाया जो है एयरप्लेन से ये जो है लाया गया पानीपत में। मौके पर जो पुलिस थी उन्होंने सारा खाका जो है तैयार किया और लास्ट में पता लगा कि ये तांत्रिक विद्या थी। इसके ऊपर आरोप ये भी थे कि एक बच्चे के साथ जो है इसने पहले भी दुष्कर्म किया है और 3.5 साल लगभग जो है ये केस चला। इसके बच्ची के जो माँ बाप हैं वो भी पीछे हटते जो है चले गए। एक बार उस समय के जो एएसपी विजय सिंह थे, थोड़ी सी जो है उनकी बाइट आपको सुनवाता हूं, कैसे ये पकड़ में आया और कैसे जो है ये शक हुआ। एक बार विजय सिंह को सुनिए। 24 तारीख की जो वारदात थी और पुलिस को 25 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी और सभी टीमें जो है वो अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, जिसके अंदर CIA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ANC स्टाफ और SHO मोबाइल जो थी वो टीमें लगी हुई थी। और उस पर जब बारीकी से जांच की गई, जो वहाँ रह रहे थे अलग, तो सभी से अड़ोस पड़ोस से और से सभी से पूछताछ की गई। तो इनमें एक जो किराएदार था वो मिसप्लेस था, यानी उसके लॉक लगा हुआ था। उसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो वो बंदा अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था। उस पर अपडेट लेकर उसको गिरफ्तार किया गया। काली देवी को मानता है और तांत्रिक विद्या में निपुण होने के लिए ये इसने बच्ची का इसको दुष्कर्म करके और इसकी गला घोंटकर हत्या की है। तो पहले भी कोई मामला है इसके खिलाफ? हाँ, इसके 2014 के अंदर थाना शहर यमुनानगर के अंदर इसके 7 साल बच्चे के साथ भी इसने ये कुछ दुष्कर्म किया था और 2015 के अंदर इसके 5 साल की सज़ा हो गई थी और 2019 के अंदर ये जेल से बाहर आया था। बाहर आने के बाद ये यमुनानगर में भी इसके खिलाफ पर्चा दर्ज था। तो लगातार आप ये विजुअल जो है मेरे साइड में देख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मामला जो है क्या है। अब इस सारे मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। आजीवन जो है कारावास इस दरिंदे को जो है दी गई है। इसके पीछे की एक कहानी जो है आपको जरूर सुनाता हूं, क्योंकि माँ बाप पीछे हट गए थे, गरीब परिवार था और किस तरह वो वकील करता, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पानीपत की हमेशा से समाज के सेवा करने वाली समाज सेविका सविता आर्य जो है इस केस के पीछे जो है लगी रही। वकील भी जो है मुहैया करवाया और अंत में जो है जीत हुई। 3.5 साल तक उस परिवार के साथ ये लगातार जो है गुफ्तगू करती रही। कब की तारीखें हैं और आज इस केस में क्या हुआ, ये सारी बातें जो है उनके परिवार वालों को जो है बताती रही और सत्य की जो है जीत हुई। हालांकि वो बच्ची जो है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सत्य की जीत ये हुई कि अब वो आजीवन जो है वो जेल में पड़ा रहेगा। सविता आर्य मेरे साथ हैं, इनसे जो है बातचीत भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला कैसे हुआ था। 3.5 साल भूल जाते हैं लोग भी, क्या है, अपनों को ही भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने 3 साल 7 महीने तक उसके परिवार के साथ बातचीत भी की, उनको बताते भी रहे। माँ बाप मना कर गए थे या उन्होंने FIR निकलाई थी, क्या हुआ था उस समय? सबसे पहले तो कुलवंत भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमेशा ही हर बच्ची की आवाज़ उठाई है और उसको न्याय दिलाने के लिए आपने हमेशा प्रयास किया है और आपके इस प्रयास से ही हम लोगों का भी हौसला बनता है।
और तभी हम कुछ कर पाते हैं। आपको पता है वो दिवाली की रात 2022 की 24 अक्टूबर की कि बच्ची पहले दिन ही अपनी दादी के साथ, उसके मम्मी पापा 3-4 महीने पहले यहाँ के जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आए थे बिहार से। और उसके बाद जो उसकी दादी है वो दिवाली मनाने के लिए कि बच्ची अपने माता पिता के पास दिवाली मनाएगी, और वो अपनी दादी के साथ बच्ची यहाँ पे आई थी। और वो ऊपर किराए पे रहते थे उसी घर में, और वो जो तांत्रिक था वो नीचे रहता था। वो भी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे आया था किराए पे, 3-4 महीने पहले। और तेज़ तेज़ आवाज़ में वो माइक भी जैसे बजाता था, तो लोग रोकते भी थे, जैसे आरती वगैरह वो काली की जो वो इस तरीके की जो चलाता था, तो लोग कहते भी थे धीमी आवाज़ करो। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये तांत्रिक हमारी बेटी को खा जाएगा। शाम के 8 बजे के करीब वो लड़की अपने मामा के साथ बाहर पटाखे जला रही थी, और उसी समय वो थोड़ा सा इधर चला गया मामा, और उस तांत्रिक ने कैसे उस लड़की को अपने कमरे में अंदर क्या उसके साथ किया कि अंदर लेके गया, उसको कुछ खाने का दिया या क्या दिया, और नीचे अपने, लेकिन वहाँ पे 8-10 कमरे और बने हुए थे, आपने तो देखा, मौके पे गए थे, लेकिन वो पहला ही कमरा उसका था। उसने अंदर लेके तेज उसमें आरती चला दी, और उस लड़की के साथ अंदर जो है बलात्कार किया। बलात्कार करने, बलि चढ़ाने के लिए उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी। उसी के जो उस लड़की ने पजामा डाल रखा था उसी के नाड़े से उस लड़की की हत्या कर दी। उसके बाद जो है उस लड़की को जब वो शाम को ढूंढ रहे थे तब तक भी वो लड़की उसके कमरे के अंदर ही छुपा रखी थी उसने। और उसके बाद वो सबके साथ घूम के, वो जो तांत्रिक था वो सबके साथ घूम के लड़की को ढूंढवाने में लग गया। परिवार वालों ने कहा कि थाने में दरखास्त देंगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने, क्योंकि अज्ञानता की कमी थी, ज्ञान इतना नहीं था, उन्हें लगा कि भाई वो कहने लगे कि लड़की का कोई फोटो मांगेंगे या आपका आधार कार्ड मांगेंगे, तो वो थाने में नहीं जा पाए। उस दिन शाम को रात तक वो ढूंढते रहे बच्ची को। और अगला दिन सुबह जब एक छत पे 3री मंजिल पे एक लड़की खड़ी ब्रश कर रही थी, उसने नीचे से वो करने के लिए नीचे झुकी, तो उसने देखा कि कुछ बच्चा सा गिरा हुआ है पीछे बैग में। तो उसी समय 112 पुलिस बुलाई गई, वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए। आपने देखा कि उसके पास एक शराब की बोतल भी पड़ी हुई थी, और लड़की का उसी के उससे जो गला घोटा हुआ था उसी के पजामे के नाड़े से। और पूरी कॉलोनी वहाँ पे इकट्ठी होगी, पूरी पुलिस वहाँ पे चली गई। खुद अपने एसपी साहब वहाँ मौके पे पहुँचे थे, 2 डीएसपी एएसपी सभी मौके पे पहुँचे, सारी सीआईए और जुट गई। और वहाँ के जितने भी आस पड़ोस के लड़के थे उनको उठा के पूछताछ के लिए उठा के लेके जाने लगे। उस दिन जो है लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया, और मैं खुद जैसे जिस लेके गए थे उस टाइम पे उसकी दादी को और उसके पिताजी को जैसे एम्बुलेंस में ले गए, और उस लड़की की माँ को जैसे वो कहने लगे पुलिस वाले कि भी इसको भी लेके आ जाओ, मैं खुद उसकी माँ को बिठा के हॉस्पिटल जब लेके आई, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, दादी का रो रो के बुरा हाल था। उसकी माँ यही बात बोल रही थी, हम परदेसी हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मैंने उसकी माँ के साथ मतलब जब वो रो रही थी उससे एक ही वादा किया था कि सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं, तेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुझे न्याय मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि उसकी माँ की बात बोल रही थी कि फांसी की सजा हो। तो हाँ, मतलब ये था कि भाई हमने पूरी कोशिश करी। उसके बाद सरकारी वकील के साथ एक प्राइवेट वकील, वो इतना गरीब परिवार था, उसी दिन पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद जैसे वहाँ के पड़ोस वड़ोस के लड़कों को उठा के ले जा रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, पकड़ रहे थे, फिर छोड़ रहे थे। तो उनको ये लगा कि कभी ये अड़ोसी पड़ोसी इनके साथ कोई ऐसी वो ना कर दें, तो पुलिस ने उनको ऐसी जगह छुपा दिया कि किसी को पता ही नहीं। उनका वहाँ से वो उनको उठाया और एक ऐसी जगह छोड़ा है किसी के घर में कि अगले, मैंने उसकी माँ को अपना नंबर लिख के दिया था कि भी जब कोई भी बात हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। उसी टाइम मैंने उसके नंबर दे दिया था कि इस नंबर को अपने पास रखो, कि ऐसा हो कि मैं ना भी आ पाऊँ तो कुछ भी बात हो जाए तो कॉल कर देना। अब जैसे उसी दिन शाम को पुलिस ने उनको शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। उनके पास ना कुछ खाने के लिए था, ना उनके लिए बिछाने के लिए, उनके पास कुछ भी साधन नहीं था। उसकी माँ, मैं जब हम अगले दिन वहाँ पे गए तब तक पता लग चुका था कि भाई जो ये दरिंदा है ये तांत्रिक है। मतलब मीडिया में वो चीज़ें हमने नहीं दी थी, लेकिन ये पता लग गया था कि वो फरार था उस टाइम पे। तो जैसे पुलिस के साथ या ये सब के साथ जब बात हो रही थी तो ये भी पता उसी टाइम लग गया था कि ये जो है तांत्रिक ये क्योंकि वो फरार हो गया था उस टाइम पे, उसको पता लग गया था कि भाई कुछ भी अब हो सकता है। तो भाई एक व्यक्ति ये गायब है, तो पता लगा कि भाई ये कौन था ये, तो पता लगा ये यमुनानगर का था। और उसने वहाँ पे अपने मकान मालिक के लड़के के साथ कुकर्म किया था, जिसमें 2014 में ये 5-6 साल की सजा भी काट के आया हुआ था। तो पुलिस के हाथे जैसे ही ये चीज़ें लगी तो इन्होंने उसकी तह तक गए, पुलिस वहाँ पे पहुंची और उसकी बहन जो थी
उसकी बहन ने फिर वो सारी बातें बताई। वो पहले अपनी बहन के पास मिलने के लिए गया और उसके बाद सीधा वो ट्रेन में बैठा वहाँ से और सीधा वो कलकत्ता, जैसे उसने वो काली पे जो बली चढ़ानी थी जो उसने बोल रखा था वो करने के लिए वो वहाँ पे चला गया। लेकिन पुलिस का मैं धन्यवाद करूँगी, पुलिस की सूझबूझ ये थी कि वो क्या कर रहा था कि लोकेशन उसकी जैसे देख रहे थे तो एक बार वो फ़ोन ऑन करके देख लेता था क्या चल रहा है, वो फिर बंद कर देता था। मीडिया के माध्यम से उसको पता लगता रहा कि क्या चल रहा है, किसका नाम आ रहा है, किसका क्या है। तो पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पे एक गाड़ी में, एक सीआईए गाड़ी में और एक मतलब फ्लाइट से जो है सीआईए उसके पीछे, क्योंकि पता लग गया था ये उस ट्रेन में है तो ये कलकत्ता जाएगा, क्योंकि काली का भगत था ये पता लग गया था। तो सूझबूझ ये रही कि एसपी साहब ने ये बहुत अच्छा, मतलब साधुवाद दूंगी उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि हावड़ा पहुंचने से पहले जहाँ पे वो कल वहाँ पहुंचना था उसका वो रुकनी थी ट्रेन, उससे 1 किलोमीटर पहले ही यहाँ से एसपी साहब ने वहाँ की पुलिस से बात करके वो ट्रेन को 1 किलोमीटर पहले रुकवा दिया था और वहाँ पे वो पकड़ा गया था, क्योंकि फ्लाइट में यहाँ से सीआईए गई थी और उसको वहाँ पे पकड़ा। अगर वो वहाँ उतर जाता अगर उस पे स्टेशन पे तो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती, लेकिन हमारी पुलिस ने ये बहुत अच्छा काम किया था जिसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। और उसके बाद जैसे ही मेरे को लगा कि भाई हो सकता है कि बच्ची का मामला है और ये गरीब परिवार है, क्या पता क्या हो जाए, तो इसलिए हमने एक प्राइवेट वकील खड़ा कर किया था अपनी तरफ से कि भाई इस बच्ची को न्याय मिले। लेकिन वो इतना गरीब परिवार था कि मतलब बात करो कि 3.5 मैं उस समय से लेके अब तक अब पिछले कुछ दिन कुछ महीनों से वो उसकी माँ और बाप दोनों अलग हो गए, माँ किसी और के साथ रहने लगी चली गई और फादर वो वापस गांव में चला गया। लेकिन जब तक वो यहाँ थे तब तक वो जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, कभी कपड़े की, कभी खाने की, कभी किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत होती, उसी टाइम वो मुझे कॉल करते कि ये है, तो मैं उसी टाइम उसको दे के आती थी। और मतलब अब 5-4 महीने से जैसे वो बताऊँ परिवार वहाँ चला गया और उसकी माँ किसी और के साथ रहने लगी, पता नहीं क्यों बिगड़ी दोनों की। लेकिन वो सिर्फ इतना ही फ़ोन मेरे से करते थे कि मैडम जी क्या रहा, हमें तो कहते कि वो छूट के आ गया, कभी वो मतलब वो इतना ही बोलते थे, कभी वो कहते थे कि वो तो जमानत ले आएगा, कभी ये कहते थे कि जी हमारे को तो न्याय ही नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना वो फ़ोन करते थे मेरे से। तो मैंने कहा था कि विश्वास रखो कि कोशिश रहेगी कि फांसी की सज़ा, क्योंकि 2-3 हमने जजमेंट ऐसी भी लगाई थी जिसमें फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन हमारे को ये था कि भी इसको फांसी होएगी। लेकिन फिर भी माननीय कोर्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ और उसका मैं स्वागत भी करती हूँ कि उसको जब तक वो जिएगा तब तक वो जेल में रहेगा, उसके लिए तो मैं चलो स्वागत करती हूँ इस फैसले का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भाई एक बार कोई घटना होती है, मीडिया भी एक बार दिखाती है, उसके बाद पुलिस भी भूल जाती है और दूसरे व्यक्ति भी भूल जाते हैं। मतलब कोई मेरे जैसे समाज सेवी भी अगर किसी केस में जाते हैं तो दूसरे चक्कर में वो भूल जाते हैं। लेकिन आज तक के जितने भी केस हैं, ये पहला केस नहीं है, आज से पहले भी जितने भी केस हैं जिसके साथ हम खड़े हुए, जब तक उसको फैसला उसमें नहीं आया तब तक हम उस परिवार के साथ रहे हैं। और आपको ने देखा भी है 2015 से लेके अब तक कितने ऐसे फैसले आए हैं जिसमें 20 साल की सज़ा, किसी में 30 साल की सज़ा और कईयों में तो 40-40 साल की सज़ा हुई है। आज आजीवन कारावास भी हुआ है। हमने जिसका बेड़ा उठाया वो पूरा किया है। परिवार चाहे छोड़ जाए, परिवार चाहे भूल जाए, क्योंकि जिस समय उसकी दादी ने और उसके फादर का फ़ोन आया था लड़की के कि वो छोड़ के चली गई, लड़की की माँ और हमारे पास नहीं रहती और हमें कैसे न्याय मिलेगा, वो रो रही थी उसकी दादी। और हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी माँ का भी कॉल आ गया था कि मेरा ये नंबर है मैडम, जब भी कोई फैसला आए तो बता देना। तो कहने का मतलब ये है कि तब भी मैंने उस परिवार को ये नहीं बताया कि थारी बहू भी मेरे से बात करती, क्योंकि दोनों करते थे, वो भी करते थे, वो भी करते थे, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन मेरा एक ही दायित्व वो फर्ज था कि जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चीज़ को कुलवंत भाई मैं नहीं भूल सकती, उस बच्चे का दर्द। जिस 7 साल की मासूम बच्ची को जिसने जो पहली बार ही वो अपने हरियाणा में आई थी, हमारे राज्य में दूसरे राज्य से कोई बच्ची आई है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना की, उसके साथ दरिंदगी करके उस बच्ची को मार दिया गया। और मारने के बाद उस परिवार को सिर्फ हमने ये दिखाना था कि दूसरे राज्य में आके भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा है। हमने सिर्फ यही दिखाना था उसको कि भाई चाहे कोई सारी दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन हम उसका, क्योंकि हमारे लिए मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे लिए बच्चियों से के दर्द से बड़ा कुछ नहीं है। अभी जब ये फैसला आया, आपकी उन माँ बाप से बात हुई
तो क्या रिएक्शन था उनका? उसकी मदर से बात हुई या फादर से या दादी से बात? पहले मैंने उसकी माँ को कॉल किया कि उसमें आजीवन कारावास हुआ है, तो उसकी माँ ने धन्यवाद किया कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहे, आप पे ही भरोसा था कि आप न्याय दिलाओगे। कल रात को मैंने उसकी दादी से बात करी थी फ़ोन पे कि आपकी पोती को न्याय मिला है और उसको आजीवन कारावास हुआ है। तो दादी ने भी मतलब वो तो दिल से धन्यवाद ही कर सकते हैं, और बेचारे क्या कर सकते हैं कि मैडम आप नहीं होते तो मतलब हमारा कुछ नहीं था। आपको नहीं पता कुलवंत भाई किस तरीके से उनके बयान करवाए, वो उनको बता रहे थे ये चीज़ें बोलो, उनको पता ही नहीं था कि बयान में बोलना क्या है। उसके मामा के जब बयान हो रहे थे उसके मामा घबरा रहा था बार बार में, उसका बीपी लो हो रहा था, वो बता ही नहीं पा रहा था। उसको बार बार में पानी पिलाया जा रहा था वकील द्वारा कि तू थोड़ा शांत हो के तब देख आना बयान। मतलब एक बार आया वो नहीं दे पाया, फिर चल कोई नहीं दूसरी बार करवा देते, ये करते करते उसके बाद फिर वो होता रहा। फिर वो डीएनए रिपोर्ट नहीं आ रही थी, जो लेट हुआ 3 साल 7 महीने, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, 1 साल में 2 साल में आ जाता है फैसला। डीएनए रिपोर्ट नहीं आ रही थी। कितनी बार मैं खुद एसपी साहब से मिली, उसके लिए लेटर लिखवाए मैंने, मतलब खुद 3-4 बार तो मैंने एसपी साहब से लेटर भी लिखवाए कि भाई वहाँ पे डीएनए रिपोर्ट मंगवाओ। डीएनए रिपोर्ट आ गई, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें गड़बड़ कर दी। उसमें थाना अंदर थाना लिख दिया, औद्योगिक थाना, बाहर लिख दिया किला थाना, उसमें फिर गड़बड़ कर दी। 1-2 महीना उसमें लग गया। फिर दोबारा डीएनए रिपोर्ट आई, क्योंकि वो लड़की की डीएनए रिपोर्ट वही, अंदर तो वही ओल्ड थाना और बाहर वो गड़बड़ कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आगे आगे बढ़ता चलेगा। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने वहाँ भी वकीलों से और भी सरकारी वकील से भी बात करी। मेरी खुद कुलदीप ढूल जी ने भी अपनी तरफ से लिखा है एक लेटर, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करा कि आप अपनी तरफ से कोर्ट की तरफ से भी एक लेटर लिखवा दो कि ताकि जल्दी डीएनए आ जाए। मतलब ये था कि हमारा एक ही था कि हमें न्याय मिले, बच्ची के परिवार को न्याय मिले। और उस माँ की, उसकी माँ की वो वीडियो मेरे सामने आज भी जैसे मेरे फ़ोन में सेव है। उसकी माँ ने एक ही बात कही थी रोते हुए कि हम परदेसी हैं, हमारा कोई नहीं है, मैडम आप ही भरोसा हो। और मैंने मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा। रात को भी उन्होंने कभी फ़ोन किया ना, वो उसका पिता नशा करता था, वो कहती थी खाने में दाने नहीं है जी, वो दिहाड़ी मजदूरी करके आया, सारे पैसों की शराब पी गया। तो उसके बच्चे थे कि भूखे तो नहीं मार सकते। मैं कहती थी दुकान पे जाके राशन लिया, मैं गूगल पे कर देती हूँ। मतलब जितना मेरे से बन पड़ा उतना किया। उस परिवार का जहाँ वो रह रहा था वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था वो परिवार कहाँ है। वो कह रहे कि सर्दी आ गई थी, उसके बाद उसको पता नहीं था कि हम सर्दी में धरती में वो चटाई पे सो रहे थे। वो बोले जी हमारे पास कुछ भी नहीं है सोने के लिए, हम ऐसी जगह छोड़ दिए पुलिस ने। उसके बाद फिर वो उनको बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए दे के आए कपड़े। एक दिन मैं खुद वहाँ के पार्षद को साथ लेके गई, चल भाई एक बार मिल के आएंगे, थोड़ा सा उन पर भरोसा हो जाए उनको कि भाई परिवार वो है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये कहती हूँ भाई तहे दिल से धन्यवाद कुलवंत भाई आपका भी करती हूँ कि आपने हमेशा ही साथ दिया है। उस टाइम पे भी आपने न्यूज़ चलाई थी, खूब हमारा सही हौसला बढ़ाया था ताकि हम उस परिवार को न्याय मिले। उसके लिए मैं आपको भी साधुवाद देती हूँ। ऐसे ही अपना आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और ऐसे ही मैं निस्वार्थ सेवा करती रहूँ। चलिए, एक भरोसा था उन माँ बाप को कि दूसरे राज्य में जाकर जो है मदद मिलेगी। ख़त्म हो चुका था सब कुछ, क्योंकि 3.5 साल जो है कम समय नहीं होता। डीएनए रिपोर्ट जो है लेट आई, लेकिन स्वीता री जो है टच में रही। जैसा कि बता रहे हैं कि एसपी पानीपत से लगातार वो संपर्क में थी, परिवार के संपर्क में थी, और उस बेटी को जो है इंसाफ मिला। और वो दरिंदा जो है जब तक जिएगा तब तक जो है वो जेल में रहेगा। हालांकि उस दरिंदे को जो है फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट की अपनी मर्जी है। लेकिन ये भी सज़ा जो है कम नहीं है, उस बेटी को जो है इंसाफ मिला है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।